हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनीता नैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा शब्दों के भेद। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो शब्दों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, परंतु जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को शामिल किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शब्द होते क्या हैं। तो आपको बता दूं कि एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वर्णों का प्रयोग हो, कई बार एक अकेला वर्ण भी शब्द के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आ, अगर हम किसी को कहते हैं कि आ, तो आ का मतलब यहाँ पर क्या है? आना। खा तो खाना। गा यानी कि गाना। तो इसलिए ये भी एक शब्द के रूप में ही प्रयोग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जैसे लिख, नयन, आवश्यकता आदि। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ण का प्रयोग हुआ है और इनमें हमने एक से अधिक वर्णों का प्रयोग किया है। तो कहने का अर्थ है कि वर्ण एक अकेला हो तो वो भी शब्द के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे कई बार हम कोई प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हम हाँ या ना में ही देते हैं। हाँ करने से हमारा जो वाक्य है या जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे एक वर्ण को भी शब्द का रूप में मान सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। यानी कि बनावट यानी कि शब्दों को लिखा कैसे जाता है, उनकी रचना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या उनका क्या है जिसकी वजह से उन्हें वो नाम दिए गए। तो चलिए हम सीखते हैं। पहला शब्द इसमें आता है वो है रूढ़ शब्द। तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किन्हीं अन्य शब्दों से, यानी कि जिनका निर्माण दूसरे शब्दों को जोड़कर किया गया है, परंतु जब हम उन शब्दों के खंड करते हैं, खंड यानी कि उनको तोड़कर अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो वे मीनिंगलेस हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलता। इसीलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपराओं के कारण विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ का अर्थ ही ये होता है, जो रूढ़िवादी परंपरा हम बोलते हैं कि प्राचीन समय से जो कोई नियम या रिवाज, जो परंपरा चली आ रही हो, तो ऐसे ही ये शब्द होते हैं जो प्राचीन परंपराओं के कारण उसी अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं, यानी कि उसी रूप में उनको प्रयोग किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए इनको इनके उदाहरण से समझते हैं। जैसे घोड़ा, हरा, पीला, गाय आदि। तो क्या आप बता सकते हैं कि घोड़ा को घोड़ा क्यों कहा जाता है? नहीं ना, क्योंकि सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये जानवर, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये शेर है, ये गाय है, यह रंग हरा है, पीला है, नीला है। तो वो ही हमारे माइंड में सेट हो गए हैं, उनमें हमने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। तो जो परंपराओं से, यानी कि पुराने रीति रिवाजों से, पुराने समय से लगातार उसी रूप में चले आ रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब देखिए, घोड़ा, अगर हम घो और ड़ा इनको अलग अलग कर दें तो क्या इनका कोई मीनिंग रहेगा? नहीं। इसलिए हम इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं कि अगर हम इन शब्दों को तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तो इनका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं रह जाता है। जैसे हरा, ह और रा, ह का क्या अर्थ है? नहीं, वो एक अलग से क्या है? व्यंजन है। तो इस तरह से इनके टुकड़े करने पर इनके टुकड़े जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं और ये पुराने परंपराओं के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, इसलिए हम इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये
क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा यौगिक शब्द। अब देखते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक हों, सार्थक का मतलब होता है जिनमें कोई मीनिंग हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अगर हम टुकड़े कर दें तो वो टुकड़े होने के बाद भी मीनिंगफुल रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि सार्थक जो दो शब्द हम यहाँ पर लेते हैं दोनों ही मीनिंगफुल होते हैं, इसलिए जब उनको जोड़कर हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो भी हमारा मीनिंगफुल होता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हों, यानी कि जिनके टुकड़े किए जाने पर भी उनका मीनिंग जो है वो परिवर्तित ना हो या मीनिंग निकलता रहे, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे पाठशाला, यानी कि ऐसी शाला, ऐसी स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पाठशाला, जिसे हम स्कूल विद्यालय भी बोलते हैं। बट यहाँ पर पाठशाला, पाठ और शाला दो शब्द हैं, तो इनको जोड़कर हमने बनाया पाठशाला। इसके टुकड़े होने के बावजूद भी इसका मीनिंग जो है वो बरकरार रहता है, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय, यानी कि ऐसा आवास, ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या प्रदान की जाती हो, यानी कि शिक्षा दी जाती हो, तो उसे हम कहते हैं विद्यालय। दूध वाला, यानी कि दूध देने वाला, उसे हम कहेंगे दूध वाला। तो यहाँ पर जो ये शब्द बने हैं ये हैं हमारे यौगिक शब्द, क्योंकि इनको हमने इन दो शब्दों को जोड़कर बनाया है और दोनों शब्दों का अपना अपना मीनिंग है, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। इसी में तीसरा शब्द आता है योग रूढ़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो योग रूढ़ शब्दों में उपरोक्त दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। दोनों विशेषताएं कौन सी? जैसे हमने रूढ़ में पढ़ा कि अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, और हमने यौगिक शब्द में पढ़ा कि उसके टुकड़े होने के बावजूद भी दोनों टुकड़ों का, दोनों खंडों का जो है अर्थ बरकरार रहता है। यानी कि इनमें, योग रूढ़ में, ये दोनों विशेषताएं मिलती हैं, यानी कि कहीं पर इनका अगर हम टुकड़े करें तो वो मीनिंगलेस भी हो जाते हैं और कहीं पर ये मीनिंगफुल रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। लेकिन एक जो खास बात है वो क्या है कि ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, परंतु इनका प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए होता है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे हमने किया था विद्या प्लस आलय विद्यालय, जहाँ पर विद्या प्रदान की जाती हो तो वो विद्यालय बन गया। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जो इससे वर्ड बनता है उसका जो मीनिंग होता है वो कुछ विशेष, कुछ खास पर्पज़ के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी खास वस्तु के लिए हो सकता है। यानी कि वो शब्द केवल उसी के लिए बना होता है, किसी भी और जगह हम उसको उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि उसके स्थान पर हम किसी और को वो शब्द नहीं दे सकते, इसलिए हम इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको इसी शब्द में रहती है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं शामिल हों उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे, परंतु इनका जो प्रयोग होता है वो किसी वस्तु विशेष के लिए किया जाता है। चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जलज, अगर हम इसके टुकड़े करें तो जल प्लस ज, जल क्या है? पानी, बट ज जो है वो एक सिंपल सा व्यंजन है, यानी कि ये हमारा मीनिंगफुल है और ये हमारा मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की विशेषताएं हमें इसमें मिलती हैं, परंतु जो जलज वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के लिए, यानी कि जो कमल का फूल है वो जल में उगता है, इसलिए हम उसे जलज कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण जो है वो किसी जिस शब्द के लिए होता है वो कोई विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति से संबंधित होता है, और इसके खंडों का जो अर्थ हो भी सकता है और ये
निरर्थक भी हो सकते हैं, यानी कि जो इसके खंड किए जाते हैं तो वो जो शब्द इससे टूटकर बनते हैं वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। दूसरा वर्ड है यहाँ पर जलद। तो जलद का भी अगर हम खंडों में भाग करें यानी कि इसका विभाजन करें तो क्या हो जाएगा, जल प्लस द। जल पानी और द जो है ये मीनिंगलेस, एक अलग से व्यंजन बन गया है। परंतु यहाँ जलद का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, बादल के लिए। ठीक है, यानी कि हम बादल का जो पर्यायवाची हम यूज़ करते हैं तो उसमें जलद वर्ड जो है वो बादल के लिए ही बना हुआ है। हम जलद को कमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको योग रूढ़ कहते हैं। इसमें अगला उदाहरण जो है वो मैंने लिया है दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है, दश प्लस आनन, यानी कि जिसके 10 सिर हों। यहाँ पर 10 जो है गिनती होगी, आनंद दोनों मीनिंगफुल हैं, लेकिन ये दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, रावण के लिए। रावण के लिए क्यों, क्योंकि रावण के सिर जो थे वो 10 थे। अब और किसी के तो सिर जो है वो 10 नहीं थे ना, तो ये विशेष शब्द दिया गया रावण को, यानी कि रावण के लिए ये ही शब्द जो है बनाया गया दशानन, 10 सिरों वाला, यानी कि जिसके 10 सिर हों तो उसे हम दशानन कहते हैं। और दशानन कौन है यहाँ पर, रावण। यानी कि ये शब्द अगर हमने इसके खंड किए दोनों ही मीनिंगफुल हैं, परंतु इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, विशेष पर्सन के लिए। और ये विशेष पर्सन कौन है यहाँ पर, रावण। यानी कि हम ये शब्द किसी और के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए हम इनको कहते हैं योग रूढ़। तो कहने का अर्थ है कि ये सभी शब्द किसी विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि किसी खास पर्सन के लिए ही इनका प्रयोग होता है, किसी खास वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जल से उत्पन्न होने वाले अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, यानी कि जल से, यानी कि जल में उगने वाली, जल में पैदा होने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं, परंतु अगर हम जलज वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वो किसको दर्शाएगा, केवल और केवल कमल के फूल को। यानी कि कमल जो जल में उगता है, जल में तो बहुत सी चीज़ें उगती हैं, तो लेकिन जो जलज वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए प्रयोग होगा, तो इसीलिए इनको हम योग रूढ़ कहेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपके रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो सारे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे रूढ़, दूसरे यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं, जिनके खंड करने पर उनका कोई भी अर्थ ना रहे, और यौगिक होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और योग रूढ़ वो होते हैं जिनका प्रयोग जो है किसी विशेष वस्तु के लिए होता है, और ये इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों की विशेषताएं जो है वो शामिल रहती हैं। यानी कि अगर हम इसके खंड करते हैं तो जो खंड इसके बनते हैं, जो पार्ट इस शब्द के बनते हैं वो सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।